राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडिया जीके में हमारा चल रहा था अशोक का साम्राज्य विस्तार, मौर्य वंश चल रहा था। इसकी हम चर्चा करते हैं आगे और अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं आज की इस क्लास में अशोक का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, ठीक है, ये हम आज शुरू करते हैं। अशोक के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमने पिछली वीडियो में ले ली थी, पिछली क्लास में ले ली थी। तो अशोक का जो शासन काल था या शासन जो था वो पश्चिम में हिंदूकश पर्वत, इसे हम हिंदूकश पर्वत को, उत्तर पश्चिम में शासन जो था अशोक का वो पश्चिम में हिंदूकश शासन, ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिंदूकश शासक, उत्तर में हिमालय की तराई तक, हिमालय की तराई क्षेत्र, ठीक है, उत्तर में हिमालय की तराई क्षेत्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक, ठीक है। इसके अलावा हिंदूकश पर्वत पश्चिम में या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। दक्षिण में यह क्षेत्र मैसूर तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? यह शासन इनका मैसूर तक फैला हुआ था। ठीक है मित्रों, तो कहने का मतलब यह है कि लगभग अशोक ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मैसूर तक के क्षेत्र को पूरे अपने साम्राज्य में तब्दील कर रखा था। इस क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र था उत्तर भारत, पूरे उत्तर भारत को लेकर दक्षिण में मैसूर तक का जो क्षेत्र था, भूभाग जो था, ये सम्राट अशोक के साम्राज्य में शामिल था। ये सम्राट अशोक के का साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में हम पिछली क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने, यह पहला ऐसा शासक था जिसने हिंसा का विरोध किया था और धम्म, अशोक के धम्म, यानी धम्म का प्रचार प्रसार किया, उस बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसारित किया। इसने अशोक के धम्म यानी ऐसे विचारों को प्रसारित किया जो व्यक्ति के नैतिक जीवन या नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक थे, नैतिक उत्थान के लिए कारगर साबित हुए हैं। उनके लिए एक आचार संहिता बनाई और इस आचार संहिता को ही अशोक के धम्म कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? अशोक के धम्म कहा गया। इसका उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, धम्म विजय का उल्लेख अपने 13वें शिलालेख में इन्होंने किया है। ठीक है मित्रों, किसमें किया है? 13वें शिलालेख में किया है अशोक ने अपने इस धम्म का। धम्म क्या है कि यह व्यक्ति, अशोक के द्वारा बनाई गई एक आचार संहिता थी जिसमें व्यक्ति के नैतिक जीवन के उत्थान के लिए इन्हें लागू किया गया था। इसके बारे में अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में उल्लेख किया है। अशोक एक महान शासक था और यह पहला ऐसा शासक था जिसने अपने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग के सिद्धांत को अपनाया। ये सामने रखा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हिंसा को त्यागा जा सकता है। इसका उल्लेख इन्होंने, या इसका प्रमाण अशोक महान शासक ने रखा। ठीक है मित्रों, धम्म प्रचार के लिए इन्होंने धम्म यात्राएं शुरू की। इसके प्रचार प्रसार के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म यात्राएं शुरू की। ठीक है मित्रों, और अपने अधिकारियों को जिनमें से राजुक जो अधिकारी था उसे
इसकी प्रचार प्रसार में लगाया गया। ये अपने अधिकारियों को इसके प्रचार प्रसार के आदेश दिए। ठीक है, जनता के बीच में इनको अधिक से अधिक प्रचारित या प्रसारित किया जाए। किनको? धर्म को। अशोक ने धर्म की एकता स्थापित करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। किसके लिए? धर्म में एकता स्थापित करने के लिए। एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने धर्म महामात्रों की स्थापना की या धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ठीक है मित्रों, धर्म जो कि धर्म में स्थित जो अनेक मत थे उन मतों को सुलझाकर एकता स्थापित करने का इनका प्रमुख कार्य था। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है मित्रों, और 251 ईसा पूर्व में 251 ईसा पूर्व में अशोक के ही शासन काल में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इन्हीं के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कब? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ 251 ईसा पूर्व में। ठीक है मित्रों, कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किसने की? मोगली पित्सु ने। किसने की थी मित्रों? मोगली पुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है मित्रों, इस बौद्ध संगति में ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। इस बौद्ध संगति में बौद्ध ग्रंथों को अंतिम रूप देकर उनको संपादित किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म को जोड़ा गया। इसी बौद्ध संगति में सभी जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको संपादित किया गया, संकलित उनको किया गया। और तीसरा पिटक जो त्रिरत्न या त्रिपिटक, तीसरा पिटक इसमें शामिल किया गया और जो था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ठीक है मित्रों, जो कि त्रिपिटक कहलाते हैं। ये तीनों पिटक त्रिपिटक कहलाते हैं। इसी बौद्ध संगति के बाद भारत से बाहर प्रचार प्रसार की प्रक्रिया शुरू हुई। तृतीय बौद्ध संगति के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर करने का निर्णय लिया या भारत से बाहर धर्म प्रचार करने का शुभारंभ किया था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर व देवपाटन नगरों की स्थापना की। राजतरंगिणी जो कि कल्हण ने लिखी है, इसके अनुसार सम्राट अशोक ने श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर और देवपाटन जैसे नगरों की स्थापना की थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी की मृत्यु के बाद लगभग मौर्य शासन पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसके प्रशासन में अशोक ने प्रशासन में अनेक सुधार किए। अशोक ने अपने प्रशासन को पितृ सिद्धांत से जोड़ दिया और धौली अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। किस अभिलेख में? अपने प्रशासन में सुधार करते हुए प्रशासन को किससे जोड़ दिया? पितृ सिद्धांत से। ठीक है, और धौली अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। सारी प्रजा मेरी संतान है, इसलिए इनका दुख दर्द का निवारण या दुख दर्दों का सामना करने की जिम्मेदारी मेरी है।
ठीक है मित्रों, तो ये थी अशोक का साम्राज्य विस्तार नीति और उनके प्रशासन में कुछ सुधार जो कि उन्होंने पितृ शब्दात्मक से जोड़ दिया, और वो प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे, ऐसा प्रमाण धौली अभिलेख में अशोक के द्वारा दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम इसके प्रशासन और धर्म प्रचार के बारे में अध्ययन